सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लोग और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आए देशभक्त युवा भाई और बहनों, एक बार जोर से मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। आप लोगों की आवाज दिल्ली के JNU के कैंपस में जानी चाहिए। आप जब भारत माता की जय बोले, भारत माता के, आपकी आवाज उस अवैसी के कानों में पड़नी चाहिए जो कहता है कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे। आप जब भारत माता की जय बोले तो आपकी आवाज उस शशि थरूर के कानों में पड़नी चाहिए जो JNU के अंदर जाके कहता है कि भारत माता की जय कहने की जरूरत नहीं है। आपकी आवाज सिमरनजीत सिंह मान के कानों में जानी चाहिए जो कहता है सिख भारत माता की जय नहीं कह सकते। दोनों हाथ उठाकर एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव के शहादत दिवस पर हमने एक कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले मैं इन शहीदों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। उसके बाद जब मैं इस कर्नाटक की धरती पे आया हूं तो मैं कर्नाटक की उस बेटे और भारत मां के लाल लांस नायक हनुमंतप्पा को श्रद्धांजलि देता हूं, जिसने भारत मां के लिए अपना बलिदान दे दिया। मित्रों, जब मैं कर्नाटक की धरती पे आया हूं तो मैं मोकपत्री के उस प्रशांत पुजारी को नमन करना चाहूंगा जिसे कांग्रेस के गुंडों ने मार दिया। मैं जब इस कर्नाटक की धरती पे आया हूं तो मैं नमन करना चाहूंगा डी कुटप्पा को, जिनको इस सरकार के पाले हुए गुंडों ने पत्थर से मार दिया। और जब मैं इस कर्नाटक की धरती पे आया हूं, मैसूर में आया हूं, तो मैं मैसूर के उस बेटे राजू को नमन करना चाहूंगा जिसको कांग्रेस के गुंडों ने मार दिया। मित्रों, क्या दोष था उनका? उनका दोष यह था कि वो राष्ट्रवादी थे। क्या उन लोगों ने कोई डाका डाला था? क्या उन लोगों ने कोई चोरी की थी? क्या उन लोगों ने किसी को लूटा था? क्या लोग वो जुआ खेलते थे? क्या शराब पीते थे? क्या गलती थी उनकी? क्यों मारा गया? पिछले 5 महीने के अंदर राष्ट्रवादी संगठनों के 3 युवाओं को मार मार के हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रवादी थे, क्योंकि वो सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वंदे मातरम कहते थे, क्योंकि वो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं थी। सरकार के पाले हुए गुंडों ने उनकी हत्या कर दी। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कर्नाटक की धरती से, चाहे वो डी कुटप्पा हो, चाहे वो पुजारी हो या चाहे वो राजू हो, उन लोगों का खून बेकार नहीं जाना चाहिए। जो कर्नाटक की धरती में उनका खून गिरा है वो रंग लाएगा और उनके कातिलों की सरकार ज्यादा दिन नहीं रहनी चाहिए। मित्रों, भगत सिंह का सपना क्या था? भगत सिंह ने कहा था कि गोरे अंग्रेजों से तो हम आजादी ले लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर काले अंग्रेज आ गए तो उनसे आजादी कैसे मिलेगी? ये वही काले अंग्रेज है जिसकी बात शहीद भगत सिंह करते थे। जिस तरीके से देश में पिछले 2 साल में माहौल बने, आपने JNU के अंदर देखा होगा। अगर आज हम भगत सिंह की बात करते हैं तो उस भगत सिंह को सपने को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इस कार्यक्रम की बात करते हैं, अगर हम आज यहाँ IN भगत कार्यक्रम बनाते हैं, हम कहते हैं कि हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे, तो इन काले अंग्रेजों को हटानी भी हमारी
हमारी जिम्मेदारी है। जिनकी बात भगत सिंह करते थे, जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी जंग चलेगी। जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं, अफजल तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, कौन था वो अफजल और क्या थे उसके अरमान? मैं पूछना चाहता हूं, कौन था वो अफजल? भारत की सबसे बड़ी लोकतंत्र के मंदिर पे, संसद पे हमला होता है, वो आतंकवादी हमला करता है और उसको सजा होती है। अगर वो उस दिन भारत के सैन्य बल वहां पे अपनी छातियों पे, अपने सीने पर गोली खाके उस अफजल के जो साथी थे उनके मंसूबों को नाकाम नहीं करते, तो आतंकवादी संसद में घुस गए होते और हमारी पूरी संसद उनके हाथों गुलाम होती। और उसके बाद वो कहते कि देश के अंदर, देश की जेलों में जितने भी आतंकवादी बंद हैं, उन आतंकवादियों को रिहा किया जाए, उन आतंकवादियों को छोड़ा जाए। वो जितने पैसे की मांग करते, वो जो हथियारों की मांग करते, भारत की संसद को मजबूरी में वो देना पड़ता। अब सोचिए कितने खतरनाक मंसूबे थे वो। एक बार सोच के देखिए, अगर वो हो गया होगा तो क्या हाल होगा। लेकिन उस अफजल गुरु के समर्थन में आयोजन होता है कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, जेडीयू के, जितने भी विपक्षी दल है, कम्युनिस्टों के, बसपा के, ममता जी, सब उनके समर्थन में जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक राष्ट्रवादी सरकार का विरोध करना था। इसलिए वो देश विरोधियों के साथ भी खड़े होने को तैयार हो जाते हैं। और जब वो लड़के को गिरफ्तार किया जाता है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, भारत की जो अदालत है उसको रिहा करती है, सिर्फ इसलिए कि वो एक स्टूडेंट है, उसका कैरियर ना बर्बाद हो जाए। और उसको कोर्ट ऑर्डर के अंदर, जो कोर्ट की रिहाई से पहले एक बॉन्ड भरा जाता है, उस लड़के को एक बॉन्ड वो देता है कि मैं अगर छूटता हूं तो जेएनयू में ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा और ऐसी किसी भी गतिविधि में ना किसी को होने दूंगा। उसमें हाई कोर्ट ऑर्डर में कहता है कि शरीर के अंदर जब कोई जख्म हो जाता है, शरीर के अंदर जब कोई जख्म हो जाता है तो उसका इलाज कराना जरूरी हो जाता है। लेकिन वो जख्म जब गैंग्रीन का रूप ले लेता है तो उसका ऑपरेशन होता है, और जब ऑपरेशन से भी काम नहीं चलता तो शरीर के उस अंग को काट के अलग करना पड़ता है। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था उन लोगों को जो इन आतंकवादियों का सपोर्ट करते थे, इन आतंकवादी समर्थकों का सपोर्ट करते थे। लेकिन जब उस लड़के की रिहाई होती है, उसे जश्न के रूप में दिखाया जाता है जैसे वो ओलंपिक मेडल जीत के आए हैं। ऐसे दिखाया जाता है कि भैया हमने जंग जीत ली है। एक महोदय शशि थरूर वहां पे 2 दिन पहले जाके कहते हैं कि भारत माता की जय कहने की जरूरत नहीं है। उस लड़के में उन्हें भगत सिंह नजर आता है। इतना मैं पूछना चाहता हूं, अगर भगत सिंह क्या ये नारे लगा सकते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? क्या भगत सिंह ये नारे लगा सकते थे कि भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी? क्या भगत सिंह ये कह सकते थे कि भारत की आर्मी रेप करती है? क्या भगत सिंह ये कह सकते थे कि अफजल तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे? तो क्या यह भगत सिंह का अपमान है कि नहीं है? यह भगत सिंह का अपमान है कि नहीं है? बताइए। यह सिर्फ भगत सिंह का अपमान नहीं है, यह देश के हर शहीद का अपमान है, यह भारत माता का अपमान है। लेकिन मित्रों, ये पहली बार नहीं हुआ है। इस कांग्रेस सरकार द्वारा पहली बार शहीदों का अपमान नहीं हुआ है। इससे पहले 60 सालों तक देश के पाठ्यक्रमों में, देश की पुस्तकों में पढ़ाया गया कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आतंकवादी थे, लाला लाजपत राय आतंकवादी थे, शहीद उधम सिंह आतंकवादी थे। ये शहीदों की इज्जत करेंगे? उससे पहले 2011 की घटना की मैं आपको बात करना चाहूंगा, जहां से भगत सिंह क्रांति सेना चालू हुई, जिसमें खुद मेरा एक्सपीरियंस है। 2011 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, दिल्ली
के दिल कहने जाने वाले कनॉट पैलेस में इंडिया गेट से जब आप राजीव चौक की तरफ जाते हैं तो एक विंडसर पैलेस चौक आता है। उस विंडसर पैलेस चौक का नाम चेंज करके मनमोहन सिंह ने फैसला किया कि इस चौक का नाम अब सर शोभा सिंह चौक किया जाएगा। आप में से कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए कि शोभा सिंह कौन है। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें सही इतिहास बताया नहीं गया, हमें गद्दारों की पहचान नहीं है। सर शोभा सिंह वो व्यक्ति था जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने संसद के अंदर बम फेंका और कहा कि बहनों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो भगत सिंह को सजा दिलवाने के लिए अंग्रेजों को एक गवाह की जरूरत थी। लेकिन कोई भी व्यक्ति भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं था। तो शोभा सिंह नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने बोला मैं भगत सिंह के खिलाफ गवाही दूंगा। भगत सिंह को सजा दिलवाने वाला वो व्यक्ति शोभा सिंह, जिसको सर की उपाधि अंग्रेजों ने इसके एवज में दी, उस शोभा सिंह के नाम पे मनमोहन सिंह दिल्ली के कनॉट पैलेस में सड़क का नाम रखना चाहते थे। हम लोगों ने उसका विरोध किया और मनमोहन सिंह की सरकार को फैसला वापस लेने को मजबूर कर दिया। उसके अलावा जो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइल आ रही है, देखिए उसमें कैसे नेताजी की परिवार के ऊपर जासूसी की गई। उन फाइल में देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों को लिख के दिया था कि अगर सुभाष चंद्र बोस पकड़े जाते हैं तो ही इज योर वॉर क्रिमिनल, और अगर वो पकड़े जाते हैं तो हम आपके हवाले उनको करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि ये शहीदों का सम्मान करने की बात करते हैं, लेकिन ये जो जेएनयू के अंदर मित्रों घटना हुई, ये पहली घटना नहीं थी। ये देशद्रोह की पहली घटना जेएनयू के अंदर नहीं थी। आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोगों को अवेयर कर पाएंगे। इससे पहले 2009-2010 में जब सीआरपीएफ के 76 जवानों को बांटनेवाला में शहीद किया गया, तो इसी जेएनयू के कैंपस के अंदर जश्न मनाया गया उसका इन कम्युनिस्टों द्वारा। डीजे लगा के जश्न मनाया गया। उससे पहले 2002-2003 की घटना का मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं, जिसमें एक मुशायरे का आयोजन किया गया जेएनयू के अंदर। उस आयोजन में पाकिस्तानी शायरों को बुलाया गया और उस शायरी के दौरान वो भारतीय सेना की बुराई करने लगे कि भारतीय सेना कश्मीर में गलत काम करती है। जब 2 युवाओं ने उसका विरोध किया तो उन युवाओं की पिटाई की गई। उन युवाओं ने अपना आई कार्ड दिखाया कि हम भारतीय सेना से हैं, यहां से निकल रहे थे, वी आर फ्रॉम इंडियन आर्मी। उन लोगों की और पिटाई की गई। मजबूरी में उन्होंने अपनी जो बंदूक से हवाई फायरिंग की और उनकी जान बची। ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहली बार मीडिया ने आपको दिखाया है। पिछले कई दशकों से जेएनयू के अंदर देशद्रोहियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। पहली बार किसी राष्ट्रवादी सरकार ने इस अड्डे को ध्वस्त करने का प्रयास किया है, तो इन लोगों में ये जो छटपटाहट दिख रही है, ये इंटॉलरेंस, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये अवार्ड वापसी, ये जो प्रोपोगंडा चल रहा है, इसको ध्वस्त करने की जरूरत है। और मित्रों, अगर ये सिर्फ सरकार के खिलाफ होता तो मैं कुछ नहीं कहता। देश के हर नागरिक को सरकार की आलोचना करने का हक है। देश के हर नागरिक को प्रधानमंत्री की आलोचना करने का हक है। देश के हर नागरिक को किसी भी पार्टी की आलोचना करने का हक है। हर व्यक्ति अलग विचारधारा का हो सकता है, इस देश में डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर आप देश के खिलाफ बोलेंगे, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। मित्रों, पिछले 2 साल से देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। देश की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। देश में एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखो भारत में कितनी इंटॉलरेंस हो गई है, असहिष्णुता हो गई है। अवार्ड वापसी वाले चाहते हैं। जो लोग 84 के ऊपर चुप थे, जो लोग इमरजेंसी के ऊपर चुप थे, जो लोग भागलपुर के ऊपर चुप थे, आज सभी चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं, ये नहीं कि मैं सीधा कहूंगा कि वो गलत है, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से
घटनाएं पिछले 1 साल के अंदर घटी। पहली घटना बंगाल के अंदर एक चर्च के अंदर एक नन का रेप होता है, गैंग रेप होता है। उस गैंग रेप में राष्ट्रवादी संगठनों पर आरोप लगाए जाते हैं कि राष्ट्रवादी संगठनों ने रेप किया, और सारे टीवी चैनल पे 10 दिन तक वो स्टोरी चलती है, प्राइम टाइम पे डिबेट होती है। बाद में पता लगता है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे उन लोगों ने वो रेप किया। जिस दिन वो पुलिस की रिपोर्ट आती है सारा मीडिया चुप हो जाता है, सब अवार्ड वापसी वाले चुप हो जाते हैं, सारी इंटॉलरेंस फिगर चुप हो जाती है। मीडिया माफी मांगता तो दूर, ये दिखाता तक नहीं है, बतलाता तक नहीं है कि ये लोग जिम्मेदार हैं। दूसरी घटना दिल्ली के साथ सटे फरीदाबाद में होती है। 6 महीने पहले आप सबने सुना होगा कि 2 दलित युवाओं बच्चों की एक घर में जल के मृत्यु हो जाती है। उसमें भी राष्ट्रवादी संगठनों पर आरोप लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि इन लोगों ने दलितों को जला दिया। टीवी चैनल पे फिर से इंटॉलरेंस जागता है, फिर से अवार्ड वापसी वाले गैंग जागते हैं। 10 दिन के बाद फोरेंसिक रिपोर्ट आती है और पता लगता है कि वो शॉर्ट सर्किट के अंदर से आग लगी, उसके बाद फिर से वो बंद हो जाता है। आप इनकी साजिश देखिए, और वो रिपोर्ट सिर्फ दिल्ली में नहीं सकती, दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक हर इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी, CNN, IPN दिखाता है कि भारत में देखो कैसे माइनॉरिटी पे अत्याचार होता है, कैसे दलितों पे अत्याचार होता है, भारत सुरक्षित नहीं है। तीसरी घटना दिल्ली के चुनाव से पहले होती है। 4 चर्चों में देश भर में हमला होता है, यह हमला दिखाया जाता है, फिर से कहते हैं देखो भारत इंटॉलरेंट हो गया है, इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर माइनॉरिटीज एंड दलित, ऐसा कहा जाता है। बाद में जब रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि किसी राष्ट्रवादी संगठनों का उसमें हाथ नहीं था। और एक घटना में तो ऐसा हुआ कि एक चर्च में बच्चे की गेंद क्रिकेट खेलते हुए लग जाती है और न्यूज चैनल उसको एक हमले के रूप में दिखाते हैं कि राष्ट्रवादी संगठनों ने एक शीशा टूटा है गेंद लगने से, उसे हमले के रूप में दिखाते हैं। बाद में रिपोर्ट सामने आती है, चुनाव निकल जाते हैं, तो कोई भी आके सफाई नहीं देता। मित्रों, ये भारत की छवि को पूरे दुनिया में धूमिल करने की कोशिश है। एक एक्टर साहब आके कहते हैं कि मेरी पत्नी कहती है नाउ इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री, वी शुड लीव इंडिया। ये वही एक्टर थे जब गुजरात के अंदर नर्मदा बांध परियोजना बना था तो मीना पाटकर के साथ जाके बैठे थे। उन लोगों ने नर्मदा बांध को 10 साल तक रोक के रखा और किसानों को पानी नहीं पहुंचने दिया। गुजरात के विकास को वो रोकना चाहते थे। ये वही एक्टर थे। मित्रों, एक हमारा ब्लॉग है भगत सिंह क्रांति सेना.blogspot.com, उसमें मैंने वो डॉक्यूमेंट्स डाले हुए हैं। कांग्रेस की एक राज्यसभा की सांसद, वो बहुत बुजुर्ग हो गई थे, उस सांसद ने उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री कांग्रेस के को पत्र लिखा कि मीना पाटकर गुजरात के खिलाफ काम कर रही है, आप पार्टी को अलग रख के इसको सोचिए, क्योंकि अगर वो पानी पहुंचता है तो गुजरात के किसानों को पानी मिलेगा। और उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए। उस डॉक्यूमेंट्स में लीक्ड ईमेल थे जो मीना पाटकर को आए थे विदेशों से। उस ईमेल में लिखा था कि अगर ये जो जज है आपके फैसले, आपके फेवर में फैसला देते हैं, जो एक्टिविस्ट आपके साथ आके बैठते हैं, आप उन लोगों का हमें नाम भेज दीजिए और बाद में उनको इंटरनेशनल अवार्ड देंगे। ये साजिश विदेशों से चल रही है। ये जितना इंटॉलरेंस और जितना अवार्ड वापसी का ड्रामा चल रहा है, ये कोई ऐसे वैसे चलने वाला ड्रामा नहीं है कि पिछले 65 सालों से राम राज्य चल रहा था, अचानक 2 साल में देश की परिस्थितियां होगी, ये सारे जाग गए। ये पूरी विदेशों से फंडेड है। और उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। मित्रों, सीरिया के अंदर जो हालात बने, जो तख्ता पलट हुआ, जो विद्रोह हुआ, क्या आप जानते हैं जितने भी मुस्लिम कंट्रीज में विरोध हुआ, जितने भी आंदोलन चालू हुए, वो उन विश्वविद्यालयों से चालू किए गए। क्योंकि उन विश्वविद्यालयों में जब युवा जाते हैं स्कूल से, तो उनके दिमाग में पॉलिटिकल बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, तो जो उनको पढ़ाया जाता है उनको लगता है यही ठीक है। तो जब ये लोग पकड़े गए तो रिपोर्ट में आया कि इनका स्कीम सिर्फ ये जादवपुर और JNU में नहीं था, ये देश के 18 से 20 विश्वविद्यालयों में इस आंदोलन को लेके जाना चाहते थे। गिरफ्तार हो गए तो उनका वो प्लान फेल हो गया।
ये आपके पास आज ऑप्शन नहीं है कि आपने जेएनयू के उस राष्ट्र विरोधियों के समर्थन में खड़ा होना है या राष्ट्रवादियों के समर्थन में खड़ा होना है। आपके पास ऑप्शन ये है कि आपने भारत को अब्दुल कलाम का 2020 का भारत सुपर पावर भारत देखना है या आपने वो सीरिया बनता भारत देखना है जो आज के इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट प्लान कर रहे हैं। मैं उन्हें बुद्धिजीवी आतंकवादी कहता हूं। जिस तरीके से देश के अंदर ये हालात बनाने की कोशिश हो रही है, आपको लगता है कि ये साधारण है, तो ये साधारण नहीं है मित्रों। आपने देखा कि पहले क्या 10 साल पहले क्या हालात थे। पूरी दुनिया में भारत की छवि क्या थी, स्कैम कंट्री कहा जाने लगा था। 2G 3G जीजा जी, दामाद जी, कोल जी, CWG, हर रोज नया घोटाला निकलने को मिलता था। आप अखबार खोलो तो आपको नया घोटाला मिलता था। तो जो 65 सालों तक इन अंग्रेजों ने, काले अंग्रेजों ने भारत को लूटा, उनको लगता है अगर 2020 में भारत सुपर पावर बन गया तो ये काले अंग्रेज कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इसलिए उनकी छटपटाहट ये काम कर रही है। इसलिए वो एक अगर पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, वो देश का विरोध करने वालों के साथ भी जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी सत्ता वापस लानी है। मित्रों, 4 साल पहले आप हालात देखो। इसी कर्नाटक से नोकिया बंद होकर जा रही थी, आज इस देश में एप्पल वापस एप्पल आ रही है, जो भारत के अंदर मेक इन इंडिया करना चाहती है। आज मर्सिडीज कहती है कि दुनिया भर में जो वोल्वो एक्सपोर्ट होगी वो मेक इन इंडिया होगी। आज सैमसंग कहती है कि दुनिया भर में जो मोबाइल एक्सपोर्ट होंगे वो मेक इन इंडिया होंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, अगर ये रोजगार मिलेगा तो किसको मिलेगा? आपको, हमें मिलेगा, हमारे परिवार वालों को मिलेगा। आप और हम लोग संपन्न होंगे। हम संपन्न होंगे तो देश संपन्न होगा, और अगर देश संपन्न होगा तो ये काले अंग्रेज कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इंटॉलरेंस यही है, यही इंटॉलरेंस है, यही अवार्ड वापसी है। मित्रों, जब आज हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहादत दिवस मना रहे हैं, तो उनके सपने को पूरा करना जरूरी है। जो काले अंग्रेजों को देश के आजादी के 65 सालों बाद हमने सत्ता से हटाया, तो दोबारा सत्ता में आने के लिए जो छटपटाहट कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करना जरूरी है। लेकिन वो कोई भी अकेला नहीं कर सकता। ये आप और मैं मिलके, हम सब मिलके कर सकते हैं। आईएम भगत का मतलब ये नहीं है कि आज हमने संसद में जाके कोई बम गिराना है। वैसे आज एक आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर हैं, कपिल मिश्रा, उन्होंने जाके कह दिया कि देश में हालात ऐसे हो गए हैं कि संसद में 2-3 बम गिरा देने चाहिए। ये आज के आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर का बयान है। हमने इन लोगों को एक्सपोज करना है। आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे छात्र हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जहां भी हो इस बारे में बात करें, लोगों को अवेयर करें कि किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश चल रही है। तभी हम इन लोगों को हमेशा के लिए हटा पाए और तभी हम भगत सिंह का सपना पूरा कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसमें मेरा साथ देंगे। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, आप सबका धन्यवाद। भारत माता की जय। I would like to thank Rajinder Pal Singh Ji Bhagat for coming to this program on a very short notice. When Yuva Brigade was formed after Namo Brigade, so there was a choice to be made about the icons. The choice from our state was we make Vivekananda as icon of Yuva Brigade. Yes, he is the icon, he is the inspiration for everybody. But it was Mysore team which chose Bhagat Singh as the second icon. Yuva Brigade, as we all know, is an independent, voluntary, right-wing organization. We've been propagating
history, the true history of India, national pride, love for nation, about the people who sacrificed for this country is what this what has been a majority of our programs. We've been doing a lot of awareness program regarding Vivekananda and a lot of Shanti mantra, I have to say. But today, Bhagatji has given us a Kranti mantra also, and it is very important. Where he is fighting in Delhi. Delhi has been a big headquarter for anti-national elements for a very long time. I don't know how many of you have seen Delhi. I have seen Delhi. Delhi is disconnected from rest of India. The majority of Delhi doesn't think the way a lot of Indian people think. In that, we have fantastic people like Bhagatji here, who's been fighting very strongly against these elements. He's been one of the strongest voices. Delhi is our capital. What happens in Delhi is reflected across the world on India. So, sitting in Delhi, a lot of elements are working to put our national pride down. So, we are honored today to have Tejendraji here with us, and we thank him, and we would look forward for a further association and one more program with us sometime with your brigade soon. And I would also like to thank Major General Karmaya for coming to this program, inaugurating the cycle rally. So it was not just the Bhagat Singh rally, and we are very serious about Mysore War Memorial. The March for Nation, what we had 3 weeks back, our martyr Mahesh's mother was here from HD Kottayam. She said one thing, that today I am rich, my son has died, they've given me money, but you should see about the people who are still fighting and they don't have. When they're in the army, they're poor. Only when our children die, we become rich. So that really hurt us. And this is the reason why we want to we support you on the Army Memorial, Armed Forces Memorial. We want to call it the Sena's Mark. It should start with Mysore. Every major city in India should have this. There should be a relation between public and the army. We should know why we are fighting for. So this is the whole intention of this program. Thank you. Thank you. Put a pressure on the High Court. उसमें उन्होंने यही रीजन बताया कि स्टूडेंट है, इनका कैरियर ना खराब हो जाए, और उसमें उन्होंने बॉन्ड भर के दिया कि इस तरह की अफजल का या इस तरह का कोई भी कार्यक्रम अब वहां पे नहीं हो. See, there's so much of developments in JNU. I know the government is doing a good job. They are fighting it out. But they should make it a little more apparent to public, to restore the confidence of public in the government. Somehow I have got a feeling that the governmental action is not that powerful as it should be. Or at least it does not appear to be so. The government should now appear to be firmly in place. They should tackle this with more power, more strength and more forcefully. Don't you think government is slightly slow? देखिए, मैंने आपको जैसे जो बताया इंसिडेंट, ये आज से नहीं चल रहे, ये पिछले कई दशकों से चल रहे थे. जो 76 जवान जब शहीद हुए तब हुआ, उससे पहले 2002 में हुआ. हर साल अफजल का वहां पे आप अगर गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगे. और वहां पे पिछले 60 साल में ये सिचुएशन बनाती थी कि वहां के प्रोफेसर है 80% उसी माइंडसेट के हैं. तो आप एक साथ अगर जैसे आप ये लगा लो, जो वीसी चेंज किए जा रहे हैं प्रोफेसर, अभी ऐसा है कि अब 80% जेएनयू जो प्रोफेसर है, तो सरकार एक कानून लाने वाली है, ला रही है, उस पर काम कर रही है कि किसी प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी को हटा के दूसरी जगह किया जा सकता है. तो ये जो गढ़ बने हुए हैं, ये इसी को हटाने की तैयारी. लेकिन आपको पता है राज्यसभा में अभी हम है नहीं, तो बहुत सारी चीजें चाह के भी नहीं हो सकती. आप ये लगा लो, आप बाकी चीजें छोड़ दो, सरकार कहती है तिरंगा लगा रहा है, उसका विरोध कर देते हैं. मेरा नाम नागराज है, हम आपका एकदम प्रणाम करते हैं. आपका जैसा कि हमारे भारत में और होना है.
almost all English media are against the interest of the country. इसके बारे में क्या रास्ता हो सकता है? Those who are so-called highly educated and highly intellectual. देखिए ये वही मीडिया है जो 2002 से मोदी जी के खिलाफ लगा हुआ था कि इनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, लेकिन आप लोगों ने, हम लोगों ने सोशल मीडिया पे इतना अपनी आवाज को प्रबल किया कि उनके झूठ को एक्सपोज किया। जब 2 साल पहले एक रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट के अंदर आया कि देश की 160 जो सीटें हैं उसके अंदर सोशल मीडिया जिताने का या हराने का अपना रोल प्ले करेगा, जो किया, जिसकी वजह से मोदी जी इतने भारी मतों से जीत गए। अगले 5 सालों में और मजबूत होगा। तो क्योंकि वहां पे जो एडिटर बैठे हैं ये उसी कम्युनिस्ट माइंड सेट के हैं जिन्होंने बंगाल को डिस्ट्रॉय किया है। तो हमारा ये है कि हम अपना एक अलग से उनसे मजबूत उन लोगों को एक्सपोज करें, और ये सभी लोग हैं, इन सबकी जिम्मेदारी है कि कब जहां बैठे वहां इस बात को पहुंचाएं और अपनी आवाज को हम पहुंचा पाए। तो पिछले 12 साल में जब वो जिस अपने प्रोपेगेंडा में लगे थे जिस तरीके से कि ये प्रधानमंत्री ना बने, तो वो लगे रहेंगे। आप वो उनकी छटपटाहट है, आप उनको नहीं रोक सकते। हम अपनी आवाज को और प्रबल करें, अपनी लकीर को और बड़ा करें, ये जरूर करें। लास्ट में तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी, आपके हाथ को भगवान और मजबूत करे और ज्यादा ज्यादा लोग आपके देश का हो जाए और हमारी भारत माता की इज्जत और एक वापस आ जाए। थैंक्स। Sajid Prachi and Asaram Bapuji has not been proved as guilty, but still why they haven't got the bail? Sajid Prachi and Asaram Bapuji has not been proved as guilty, but still why they haven't got the bail, but Kanhaiya Kumar has got the bail. ऐसा ना, दोनों केस कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। तो अब जो सरकार के आने से पहले जो चीजें वहां चार्जशीट वगैरह जमा हो गई, अब कोर्ट के ऊपर तो कोई भी सरकार प्रेशर नहीं डाल सकती। आप ये लगा लो, आप इन चीजों को छोड़ दो, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे उनके पुलिस ऑफिसर को जेल में डाल दिया गया, किस तरीके से गलत वोट डाले गए। और आपको पता है जो इशरत जहां का जो केस था उसके अंदर वकील कौन था, जज कौन था? आप जानते हैं उस केस में जो इशरत जहां के अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स को जेल में डाला गया उसके अंदर जज जानते हैं कौन था? मुख्यमंत्री, हिमाचल का मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बेटी। तो पिछले 5 दशकों से जिस तरीके से इन्होंने सिस्टम को बना के रखा है, उसको आप एक साथ चेंज नहीं कर सकते। बहुत से कानून है, आप जैसे कानून लाना चाहते आप ला ही नहीं सकते, राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है। तो 50-60 साल के बाद एक अच्छे व्यक्ति, राष्ट्रवादी व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं, 2 साल आप और इंतजार करें, एक बार राज्यसभा में आने दें, जो उम्मीदें लोगों ने सरकार से लगाई वो सभी पूरी। What I got to hear from people was the video in JNU was doctored, and that is the reason why it got paid. Please answer. नहीं, इट वॉज नॉट डॉक्टर। जो डॉक्टर की रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट किसने बनाई पता आपको? वो दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी ने उस रिपोर्ट को बनाया और उसे प्राइवेट लैब में बनाया गया, उसको हाई कोर्ट में नहीं लिया गया। हाई कोर्ट ने उस वीडियो के उस पर नहीं लिया, हाई कोर्ट ने उसको तो रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हाई कोर्ट किसी प्राइवेट लैब की रिपोर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो वो सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल और जो लोग उनके सपोर्ट करते हैं वो उन लोगों द्वारा एक जो प्रोपोगंडा किया गया, और वो लैब में बताना चाहता हूं वही लैब है जो मध्य प्रदेश के अंदर जो व्यापम वाला जब जो गलत टेपें आई थी, आपको ध्यान होगा, जो दिग्विजय सिंह ने रिपोर्ट दी थी इंटेलिजेंस को या पुलिस को कि ये टेप है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, तो वो उसी लैब के अंदर चेक हुई थी। आप अगर उस लैब का नाम ट्रूथ लैब शायद है, उसका ट्रू लैब उसका नाम है हैदराबाद में, उसका गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उस रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, ये रिपोर्ट फेक है। तो उसी लैब से जो कांग्रेस की दुकानदारी चलती थी, उसी लैब से अरविंद केजरीवाल की दुकानदारी चल रही थी, और कोर्ट ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है, ना पुलिस उसको कर सकती है क्योंकि वो प्राइवेट लैब की रिपोर्ट है। Good evening, sir. I want to ask
the question that this is not the situation of just JNU. This is the situation of the most of the 80% of the universities. And most of, whenever you talk about patriotism, they think something alien matter is coming into our subject matter. And this is the case, then what are the basic elements that is making or turning the mentality of the students so that they go away from this patriotic matters? And this has to be think. This is not only foreign funding, but there are a lot of other basic mentalities or basic reasons which are changing the mentality or complete environment of the universities. And I want to know the light from you. What are the basic reasons which are changing the mentality so that students or youngsters going away from the matter of the country or the patriotism? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि 80% यूनिवर्सिटीज में सिचुएशन है। हाँ, JNU, जादवपुर, पुणे में, देश में 5-7 अगर आप गिनती पे उंगलियों पे गिनोगे तो 5-7 यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जिसमें ये हालात है। लेकिन मैंने आपको बताया कि पिछले 60 सालों से जिस तरीके से सरकार की और जिस तरीके से लोगों को बढ़ावा दिया गया, जो हालात चल रहे थे, क्योंकि उनपे कभी अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की गई, तो पहली बार किसी सरकार ने हिम्मत दिखाई उनपे अंकुश लगाने की। और फिर एडिशन का केस है, वो चलता रहेगा। और अभी मैं आपको गारंटी देता हूं, जो अफजल के समर्थन में पिछले 10 साल से इवेंट हुए थे, अगला कोई भी इस कम से कम गिरफ्तारी से मैसेज किया कि अब कोई भी उसको करने की अब हिम्मत नहीं करेगा कम से कम। तो जो एक कड़ा संदेश सरकार द्वारा देना था कि भैया अगर आप करोगे और बच जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। NCERT, recently when we were watching Smriti Irani, HRD Minister, giving reply to her critics in the Parliament, she happened to mention the discrepancies in NCERT syllabus where young minds are poisoned. They have distorted history. The most important points have been omitted. I remember when there was NDA government under Prime Minister Vajpayee ji some time back, the same very Congress and the communist leaders, they criticized that NCERT syllabus, particularly pertaining to social sciences, were so poisoned. They made a ruckus and they made sure that these textbooks were withdrawn and some of them were rewritten. A committee was formed to review that. But now that this government is so aware of such more serious lapses, is anything being done? And I was also told that the textbook review committee for NCERT books is headed by the critics of the government with a communist friend of mine. Now, what is the government doing about? Don't you think that the government should be proactive and remove that committee? देखिए, ऐसे जब अटल जी की सरकार थी, तो जैसे आपको पता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों को आतंकवादी बताया जा रहा था, तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उस समय HRD मिनिस्टर थे, तो जितना भी ये गलत स्थिति हुई उसको हटाया गया। लेकिन कुछ जगह जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की या HRD की नहीं चलती, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है कि स्टेट गवर्नमेंट का अलग हिसाब होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ही सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। उसके अलावा आपने पूछा कि अभी की सरकार क्या कर रही है, तो हमारे जो शहीद हैं, हमारे जो हीरोज हैं, असली हीरोज, उनका इतिहास लोगों तक कैसे पहुंचे। तो अभी लगभग 2 महीने पहले एक सीरीज चालू की है, स्मृति ईरानी जी ने खुद में उस कार्यक्रम में कहा कि भारत के जो आर्मी में जो लोग शहीद होते हैं उन लोगों के ऊपर स्पेशल ग्राफिक कॉमिक्स बनाई जा रही है जो लॉन्च की गई है, और हर स्कूल और हर कॉलेज की लाइब्रेरी में उनको पहुंचाया जाएगा। और हर महीने जो हमारे सेना में जो हमारे लिए शहीद होते हैं, जो उसके अलावा जो हमारे शिवाजी शहीद है, महाराणा प्रताप है, उन लोगों की सारी हिस्ट्री भी स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाएगी। उसके ऊपर काम चालू हो गया है और 6 हीरोज की बुक को रिलीज भी कर दिया गया है। Good evening, sir. Sir, this is Uttam. I am in your brigade since 2 months, and I need to know some of the suggestions of yours so that the students and the people of the current society will be patriotic from the root level. That means maybe from the school level or even lower level. I mean, from the home itself. What suggestions would you give to make the schools and other other amenities to adopt or conduct some events so that the people or students or the kids will get a patriotic mindset? नहीं, मैंने जो बताया ना कि अभी जो एक सीरीज का चालू किया
इसका यही कारण है कि हमारे, अब मैंने जैसे शोभा सिंह का नाम पूछा तो आप में से किसी को नहीं पता था, और हम लोगों ने उसका कभी 60 सालों में प्रयास ही नहीं किया था कि हमारे युवाओं तक पहुंचे, पता लगे कि इतिहास है क्या। जो जब अंग्रेज छोड़ने गए उन्होंने कहा कि हम ऐसी किताबें बना के जाएंगे कि यहाँ काले अंग्रेज बन जाए, तो लोगों ने उन लोगों को हीरो बनाया कि हम अपने असली इतिहास को कभी जान ही ना पाए। तो अभी जो शुरुआत की गई है कि हर ग्राफिक कॉमिक्स के रूप में, ग्राफिक्स में ऐसा होता है कि पहले का बच्चा बड़े शौक से पढ़ता है। आज आप हर घर में देखेंगे कि वो कार्टून लगे हैं, डोरेमोन और जो भी, तो अब इसीलिए वो ग्राफिक्स के रूप में दिखाया जा रहा है। और ये आदेश दिया गया है कि हर कॉलेज की, हर स्कूल की लाइब्रेरी में हो, हर बच्चे को पढ़ाया जाए ताकि हमारे असली हीरो की पहचान हो। और जब वो हमारे असली हीरो के बारे में पढ़ेंगे तो अपने आप देशभक्ति उनके बीच में आएगी। उसके अलावा HRD मिनिस्ट्री ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है, जो पीटी की क्लासेस होती हैं वो अब नॉर्मल टीचर नहीं आएंगे, वो एक्स सर्विसमैन को लिया जाएगा ताकि बच्चे का पीटी सीखे तो साथ में देशभक्ति भी उनसे सीखे। Coming to the next level, that means coming to high school or coming to college levels, what suggestions would you give to the government through this event so that they could adopt to increase the patriotic mindset in the people? नहीं, उस पे देखिए ना, वही शुरुआत हो चुकी है। जैसे मैंने आपको पीटी टीचर्स का उदाहरण दिया, जैसे वो नॉवेल्स का उदाहरण दिया, तो सरकार ऑलरेडी उस पे काम कर रही है। बहुत सारी चीजों पे आने वाले दिन में आपको, क्योंकि अभी वो 2 महीने पहले लॉन्च हुई है, किताबों में आने में टाइम लगेगा, नया जब वो सिलेबस आएगा तो आपको दिखना चालू हो जाएगा ग्राउंड में। और जब बच्चे उन लोगों को पढ़ के बाबर और औरंगजेब की जगह जब हमारे उन हीरोज को पढ़ के निकलेंगे तो अपने आप ही देशभक्ति सीखेंगे। Namaste, Prabhuji. My question is, usually JNU or other universities usually provide the education for the OBCs or the backward classes. But in case of Kanaya, what we saw that is coming through the aeroplane or the helicopter for the anti-national slogans and other things, and government is providing them free of cost of education with the tax what we are providing the government. And also one pretty thing is, we saw that from many days. What is the thing is, usually if any angamas or any incident occurs at the society, what government takes the action is they will restrict next day whatever the anti-nationalists do. That will be even any units started doing angamas and all, they will be restricted with some rules and regulations. But in case of JNU University, once the VC, whatever the university chancellor came back to the work, but again they started, anti-nationalists started making angamas inside the university. Why it was not controlled? Whether the government is failure or the police persons are not allowed inside the JNU. Once the university chancellor reported back to the work, and a few days back, they again started making angamas. In case of Hyderabad University, I'm asking, why they were not restricted again? ऐसा ना, मैंने वही बताया कि हमारे देश में एक ऐसी विडम्बना है कि बहुत सारी चीजें चाहते हुए भी सेंट्रल सरकार के उसमें नहीं होती। JNU तो था, वहां पे कर लिया, लेकिन जालापुर में अब हम केस नहीं दर्ज कर सकते थे, तो वहां क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वो आती और स्टेट की यूनिवर्सिटी थी, तो इसलिए चाहते हुए स्टेट पुलिस कर सकती थी, तो इसलिए वहां चाहते भी हम नहीं कर सके। तो वही है कि जब तक जहां जहां ये लोग रहेंगे, आपके लगा लो वहां भी तो वही अफजल के समर्थन में नारे लगे, वही चीजें जो JNU में भी वहां भी वही हुई, लेकिन वहां पे जो वहां की सरकार को लोगों को बचाना चाहती थी, इसलिए वहां पे नहीं होने दिया। तो अब जो कानून है उस कानून को तो हम एक साथ नहीं बदल सकते, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो बदलने की जरूरत है। वो जैसे राज्यसभा में मेजोरिटी आएगी उसको बदला जाएगा और इस तरीके से किया जाएगा कि देश में कोई भी ऐसी चीज ना हो जो राष्ट्र के विरोध में हो। मैं भी ऐसा मैं योग ब्रिगेड का एक्टिव पर्सन हूँ। सर, देश के सभी भारत प्रेमी विद्यार्थियों को JNU के अंदर एडमिशन करके JNU के अंदर रखे वो सबको बाहर ले सकते क्या? सभी विद्यार्थियों को
अवेशपूर्ण आंदोलन करके वो जेएनयू को एडमिशन करके वो टेररिस्ट कौन है वो विद्यार्थी लोग उसको चेंज कर सकते हैं कि अंदर जाके हम लोग वो ऐसा है राष्ट्रवादी युवा वहाँ एडमिशन लेके आएंगे, निश्चित रूप से हालात बदलेंगे। तो आप लोग जाइए वहाँ एडमिशन लीजिए। वैसे इस बार बहुत से स्टूडेंट उस पे हम काम कर रहे हैं, अपने बहुत से स्टूडेंट्स को अपने वहाँ एडमिशन दिलाई है। हमारे अपने भगत सिंह क्रांति सेना के कई कार्यकर्ताओं को अपने एडमिशन करा देंगे। ये तो वोटर के ऊपर डिपेंड करता है, प्लेसमेंट कैसी है कि वो किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे, ये देश के वोटर पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग ये उनकी सच्चाई बताते रहेंगे, जो ये लोग हिपोक्रेसी कर रहे हैं, जो लोग जैसे भाई ने बोला कि कन्हैया हेलीकॉप्टर से गया या प्लेन से गया, तो इन लोगों की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना जरूरी है। डी राजा जो अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं कि उनकी बेटी वहां पे हॉस्टल में रहती है जेएनयू में 100 रुपए किराए के। डी राजा की दिल्ली में कोठी है, बंगला है सांसद होने के नाते, लेकिन वो 100 रुपए के अगर उसमें रहती है, अगर वो वहां नहीं रहती तो कम से कम वो किसी गरीब बच्चे को मिलता, तो वो गरीब बच्चे का हक मारा हुआ है। तो ये जो हिपोक्रेसी है, जो एक तरफ तो कहते हैं हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना जरूरी है। जब हम माउथ जो अपने उससे हम जहां भी जाए लोगों को जब हम ये बताएंगे तो निश्चित रूप से लोगों को हम एक्सपोज कर पाएंगे। There is no strong sixth phase in Delhi. Why don't you join Delhi and lead the campaign? What join? क्या ज्वाइन करना है? Why don't you join BJP? I am already I joined BJP. There is no sixth phase in Delhi, right? I already joined BJP. Me, I am active. You don't think I am not active? I am the most active. तो पार्टी में ऊपर है ना कि पार्टी कैसे में लगा देती है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में वर्कर इज द मोस्ट एंटी नेशनलिस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में द मोस्ट एंटी नेशनलिस्ट वर्कर्स, उनका कब दिखा है? जैसे सुब्रमण्यम स्वामी एक आदमी पीछे पड़ा है, छोड़ नहीं इन लोगों को एक्सपोज करो। आज से 5 साल पहले तक ये जो कहते थे, जैसे 2002 में जो हुआ कारगिल के समय लोगों ने अपने सेना के जवानों को मरवा दिया, तो आज तक इनके सामने कोई आवाज नहीं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। एबीपी न्यूज के पीछे एक न्यूज हुई, तो हमने इसको काउंटर किया, उनको वो न्यूज डिलीट कर दी। तो आप लोग अपने लोगों को सोशल मीडिया पे जितना मजबूत बनाएंगे, वो लोगों को काउंटर करने में हम अगले आने वाले 4-5 सालों में सोशल मीडिया और ज्यादा मजबूत होगा और इन लोगों की आवाज कमजोर होगी। आज की डेट में आप न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जो न्यूज 24 घंटे बाद पता लगती है, हमें 5 मिनट में पता लग जाती है, वो 24 घंटे बाद आएगी। तो अगले आने वाले 5 सालों में सोशल मीडिया और मजबूत होगा। आप इन लोगों को एक्सपोज अगर करते रहेंगे, क्या आज से 10 साल पहले कोई जानते थे बरखा एंटी नेशनल है? कोई जानता था राजदीप सरदेसाई एंटी नेशनल है? तो आज आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे राजदीप सरदेसाई की मैं बात करता हूं, जो अमेरिका में जाके उसने किया, तो हमने दिल्ली में जहां उनका वो स्टूडियो है, उस स्टूडियो के 2 किलोमीटर के एरिया में पूरे राजदीप सरदेसाई के सिंह वाले होर्डिंग लगा दिए कि राजदीप सरदेसाई इज एंटी नेशनल। तो उनमें एक खौफ पैदा हो गया। उसके बाद जब सागरिका घोष ने, आप ट्विटर पे मौजूद है, ट्वीट किया था कि मोदी जी ने कौन सी कंपनी का वो शाल लिया हुआ है, तो हमने सागरिका घोष को एक ट्वीट किया कि आप ये गलत ट्वीट कर रही हैं, आप माफी मांगिए। और अगर आपने माफी नहीं मांगी तो जिस तरह से आपके पति के पोस्टर लगाए गए थे, ये ना हो अगले पोस्टर आपके लग जाए। 15 मिनट के अंदर, हमने 24 घंटे का टाइम दिया, 15 मिनट के अंदर सागरिका घोष ने वो ट्वीट करके माफी मांगी।
तो क्या आज से 10 साल पहले वो संभव था? नहीं था। तो ये है अपने लोगों को मजबूत करें, जो भी वो प्रोपेगेंडा करें। जैसे मोदी जी की मां पीछे अस्पताल में थी, तो एबीपी न्यूज पे वायरल प्रोग्राम आता है, उसमें ये दिखाया गया कि ये जो मोदी जी की मां के फोटो दिखाए जा रहे हैं नकली हैं। तो मैंने उसको ट्वीट किया, मेरे पास और पिक्चर थे, मैंने कहा ये और पिक्चर है, मैंने वीडियो ट्वीट किया, क्योंकि वहां के लोकल गुजराती चैनल था TV9 गुजराती, उसका मैंने वीडियो किया कि आपकी न्यूज गलत है, आधे घंटे के अंदर उस न्यूज को डिलीट करने के अंदर अगले दिन टीवी चैनल पे पूरा दिन एबीपी न्यूज ने माफी दिखाई। तो ये सोशल मीडिया पे हम अपने आप को जितना मजबूत करेंगे, क्योंकि इतना पैसा तो है नहीं हम अपना न्यूज चैनल खड़ा कर सकते हैं, 500 करोड़ 1000 करोड़ देंगे, तो अपने आप को हम एक अल्टरनेट जो सोशल मीडिया हमारे को ऑप्शन मिला है और मजबूत करें, और जितने लोग यहाँ पे हैं उस सोशल मीडिया से जो जानकारी मिलती है उसको नॉर्मल युवाओं तक पहुंचाएं। राजदीप सरदेसाई का एक आर्टिकल आया था 1993 में दाऊद के सपोर्ट में, जब मुंबई आते हुए तो उसने कहा पेट्रियोटिक, तो वो आर्टिकल हमने डाला, तो राजदीप सरदेसाई के कोई जवाब नहीं बचा। तो राजदीप सरदेसाई कोई भी ऐसा एक्शन चीज करता है तो हम उसमें ध्यान देते हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा किया तो हम आपके इस आर्टिकल के पोस्टर बना के आपके एरिया में लगा देंगे। तो वो बेचारा शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसका भूत जाता है 15 दिन बाद। ऐसा ही कई सारे उदाहरण हैं। आप अपने आप को सोशल मीडिया पे मजबूत करिए, जितने भी युवा ब्रिगेड की टीम है उनको मजबूत करिए, यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में जाके इस तरह के कार्यक्रम करिए, उन लोगों को बताइए कि क्या क्या चल रहा है, तो निश्चित रूप से हम उन लोगों को हरा पाएंगे। और जब ये 2014 के इलेक्शन में नहीं जीत पाए तो आगे क्या जीतेंगे? जो हर बार गलती करे वो पाकिस्तानी है, जो हर बार माफ करे वो हिंदुस्तानी। So we are busy नोट पीजी। मैं बताता हूँ आपको, आपने देखा होगा जब पीछे भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी, आज की डेट में उस समय रिपोर्ट आई थी, आपने देखा होगा, अभी 1 साल पहले रिपोर्ट आई, तो जो CAG रिपोर्ट करके 2012 की रिपोर्ट है, वो आपको पता होगी शायद, या नहीं तो आप गूगल करके मिल जाएंगे कि 2012 में जब वो ऑडिट किया गया तो ये किया कि अगर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो भारत के पास 1 हफ्ते से ज्यादा के हथियार नहीं, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं। तो अभी ये जो राइफल डील की जा रही है, नए हेलीकॉप्टर लिए जा रहे हैं, नए नए हथियार लिए जा रहे हैं, वो फोर्स के बाद कोई तोप नहीं खरीदी गई, तो ये समझ लो कि हम तैयार नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो भारत की सेना को मजबूत करने के लिए जो डेली डील की जा रही है, डेली हथियार जो अब मेक इन इंडिया के भारत